नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अचानक से 8 नवंबर 2016 को रात को इस देश के प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश आता है और इस मुल्क का पूरा सिस्टम आज से 7 बरस पहले ठप हो जाता है। हम सब ने इस मंजर को देखा है और उस दौरान बहुत कुछ सहा भी है, पर इसके करने की असली वजह क्या थी, जो बात मैं नोटबंदी की कर रहा हूँ, इसका खुलासा होना बाकी। क्या सूझी सरकार को जो रातों रात ये फैसला लेना पड़ा। और कमाल इस बात का, उस दौरान उस दिन आरबीआई में मीटिंग चल रही थी, उन्हें तब तक पता चला जब 8 बज गए। तो इस बात को समझते हैं और इसके लिए आपको कड़ी दर कड़ी चलना होगा। और हाँ, एक बात बताता चलूं, तथ्य और सबूत की रोशनी में ये बात कह रहा हूं, कोई सनसनी या रेटिंग के लिए नहीं। 12 बात सन 2010 की, जब भारत और नेपाल की सीमा से लगे करीब 70 पब्लिक बैंकों की ब्रांचों में सीबीआई की अचानक रेड होती है और वहां बैंकों में फेक करेंसी उनके ट्रेजर में मिलता है, जो काफी बड़ी तादाद में थी। तब एजेंसी को लगा शायद सीमा से जुड़ा हुआ ये एरिया है और आईएसआई के द्वारा नेपाल के रास्ते फेक नोट आए होंगे। लेकिन तफ्तीश जब और गहरी की गई तो पता चला ये नोट दरअसल आरबीआई के वर्ल्ड से आए थे। तब एजेंसी के माथे से पसीना टपकना और हैरान होना लाजमी था, क्योंकि आरबीआई की ट्रेजरी में ही नकली नोट का जखीरा मिला। तो सवाल तो बनता है, लोगों के माथों पे बल पड़ गए। आगे जैसे जैसे इस सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती गई तो पता चला जो नोट का पेपर का सोर्स है वो आरबीआई और आईएसआई दोनों का सेम था और वो कंपनी थी यूके बेस डेलारू। जी हाँ, जो इस कार्य में करीब 200 बरस से जमी हुई है। यह बताना भी लाजमी है, ये वही कंपनी है जिसके साथ 10 मार्च 1949 को सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जॉइंट वेंचर किया था। पर सवाल ये कि आखिर उस कंपनी के साथ हमारे मुल्क के नोट के पेपर देने का ठेका उसे किसने दिया, क्यों दिया और कब दिया। जब आगे इन नोटों की तफ्तीश की गई, जैसे 500 का नोट वो उस दौरान ग्रे मार्केट में 250 रुपए में मिल रहा था। उस नोट को जब चेक किया गया और उस नोट को चेक किया गया इंडियन लैब में, तो उसमें वो पूरा का पूरा सही पाया गया। लेकिन सवाल यह है कि 500 का नोट अगर 250 रुपए में मिल रहा है तो वो फेक है। एजेंसी को इंडियन लैब की रिपोर्ट पे यकीन नहीं हुआ। उस नोट के सैंपल को उन्होंने बाहर भेजा। बाहर भेजने के बाद में जो पैरामीटर्स थे, 17 पैरामीटर्स में 17 में से 16 फीचर सेम मिले। सिर्फ एक फीचर था जो मैच नहीं करता था। उसी से पता चला कि ये नोट फेक है। आखिर इन बारीकियों को कॉपी किया गया फेक करेंसी के लिए, तो कैसे उस पैमाने पर खरे उतरे ये जाली नोट? तो जवाब है, जब घर का भेदी कोई सोर्स बताता है तो ऐसा ही होता है। दरअसल नवंबर 2011 को सीवीसी इंडिया को एक बेनामी पत्र मिलता है, जिसमें ये कहा जाता है किसी अधिकारी के द्वारा कि हमारी करेंसी इस कंट्री की कंप्रोमाइज हो चुकी है। और इसका खुलासा पत्र में विस्तार से प्राप्त होता है। तब इसकी जांच उच्च स्तर पर हुई तो परत दर परत खुलती गई। तो ये जो धंधा था 1995-96 में होना शुरू हो गया था और आहिस्ते आहिस्ते इसका जाल इतनी मजबूती से फैला कि पूछो मत। उसी दौरान 2004 में इस कंपनी डेलारू को बैन कर दिया गया। पर ये बैन हो तो गया था, लेकिन ये बैन को लिफ्ट किया गया 2005 में। और उस 2005 में इसको बैन से हटाने की जो सलाह थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद इसी कंपनी को दोबारा मौका मिला और फिर शुरू हुआ ये सारा खेल। और इसी दौरान आपने सन 2005 से 2014 तक देखा होगा कई अटैक हुए, जैसे मुंबई में 2008 में ताज में हुआ था। फिर आए दिन कश्मीर में आतंकवाद, ये सारा जो होता था। आप जानते हैं इसका स्पॉन्सर कौन था? आईएसआई। इसने डेलारू से इतने पेपर लिए जो कि भारत की मांग का 2.5 गुना होता था। क्यों? क्योंकि उसने सारा जाली करेंसी का कारोबार वाया नेपाल के रास्ते भारत की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह चाटने में लगा दिया था। उस दौर में याद करो पाकिस्तान कितना चौड़ा होकर जो मर्जी वो करता था, और इसकी वजह थी कि इस फेक करेंसी से पाकिस्तान को सालाना 2500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता था।
और वो यही पैसा फिर भारत में दहशतगर्दी के लिए लगाता था, क्योंकि उसका मकसद तो 1947 से आज तक एक ही रहा है कि भारत को कैसे तबाह करना है। क्या आपको नहीं लगता अगर ये नोटबंदी नहीं होती तो आज हम इस मुकाम में पहुंच पाते जहां आज हम हैं? सोचो जरा और बताना, समय रहते उठाया गया ये कदम कितना मुफीद हुआ इस देश के लिए। सोचिए। नमस्कार।